हेलो एंड वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर, तुसीं वेख रहे हो तुहाडा अपना मनपसंद इमीग्रेशन शो डायरी विदेशा नूं। सो हमेशा की तरह नवे अपडेट्स लैके हाजिर हाँ असीं कैनेडा बारे अज आपां खास तौर पर गल करांगे क्योंकि बहुत सारे सवाल स्टूडेंट्स दे है जिन्हां स्टूडेंट्स की रिफ्यूजल आ चुकियां ने। वो समझना चाहुंदे ने कि असीं री अपलाई करना तां किस प्रोसैस दे नाल री अपलाई करिए ताकि साडा सक्सैसफुली वीज़ा आ सके। स्पाउस वीज़ा दे लई किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखना चाहिए। स्टडी वीज़ा ते फर्स्ट टाइम लगा रहे हो फाइल चाहे कि आफ्टर रिफ्यूजल लगा रहे हो, किन्हां गल्लां दा ध्यान रखिए। सो सारे सवालों के जवाब तुहानूं शो दे विच मिलणगे। शो नूं शुरू तो लैके अखीर तक ध्यान नाल वेखना ते सुनना। सो अज दी गलबात लई चर्चा दे लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने जी कंपीटीशन एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर करण बंटा जी। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी सर, सब तो पहला तो तुहाडी कंपनी बारे भी जरूर जानना चाहांगे, दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुँचाना चाहांगे। मेनली मैं थोड़ा तो अंदाज़ देवां दर्शकों नूं तां मोहाली मलेरकोटला दे नाल नाल 14 ब्रांचिज़ ने, इन्हां दियां आयल्स कोचिंग भी दित्ती जाती है। सर पहला अपनी कंपनी बारे जरूर दर्शकों नाल जानकारी सांझी करो, किस तरह की सर्विसेज तुसीं प्रोवाइड करदे हो स्टूडेंट्स नूं? जी देखिए, अगर कंपटीशन के अंडर बात करूं तो कंपटीशन को एस्टेब्लिश हुए 6 साल हो चुके हैं जी। 6 साल में हम हज़ारों बच्चों के सपनों को पूरा कर चुके हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रिफ्यूज्ड होकर हमारे पास आए, जो बाहर नहीं जा पा रहे थे, जिनके कनाडा से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूजल्स लगे थे, उनको हमने अलग कंट्रीज़ में अप्लाई कराया, उनका वीज़ा लिया जी। साथ ही साथ सर्विसेज बहुत ज़रूरी हैं। सर्विसेज के बेस पर ये कंपनी का पता लगता है कि वो कंपनी किस लेवल पर काम कर रही है। अगर मैं अपनी सर्विसेज की बात करूं तो यस, सबसे पहले मैं कनाडा स्टडी वीज़ा में डील करता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा, यूके स्टडी वीज़ा, यूएसए स्टडी वीज़ा में डील करता हूं, आयल्स एंड पीटी के लिए डील करते हैं। और हर बच्चे को सर्विस देना कंपटीशन इमिग्रेशन का एक कर्तव्य कह सकता हूं है, क्योंकि हम लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं। अगर बच्चे को सर्विस मिलेगी तभी बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंचता है, तभी वो बच्चा चाहता है, हर बच्चा यही चाहता है कि उसका स्टडी वीजा लग जाए। जो बच्चा हमारे पास आता है बड़ी होप लेकर आता है जी। होप इस तरह लेकर आता है, चाहे उसके 50% नंबर हो, चाहे 60% नंबर हो, चाहे एक में 5.5 बैंड हो, वो हमारे ऑफिस की सीढ़ियां तभी चढ़ता है, वो सोचता है कि हाँ जी कंपटीशन से वीजा मिल जाएगा। बट मैं सभी की प्रोफाइल्स पे हाँ भी नहीं करता और सभी बच्चों को रिजेक्ट भी नहीं करता। जिसकी प्रोफाइल पे मुझे चांसेस लगेंगे कि यस वीजा आ सकता है, हम सिर्फ उसी प्रोफाइल को ही एक्सेप्ट करते हैं। यही एक सर्विस इंडस्ट्री का मतलब है कि बच्चे को अच्छी सर्विस मिले। ये नहीं है कि अपने इनिशियल फायदे के लिए कुछ 10-15 हज़ार रुपए के लिए हम ऐसी प्रोफाइल को कि जी कनाडा में डाल दे, 2 में 5.5 या 1 में 5.5 को कनाडा में डाल दे कि फर्स्ट स्टेज पे पता कि उसका वीजा नहीं आना, बट अपने इनिशियल खर्चे निकालने के लिए हम उसको उस कंट्री में डाल दें। उसको हम गाइड कर सकते हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया गाइड कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस है। सो ये सर्विस है एक्चुअली कंपटीशन इमिग्रेशन की। अगर मैं बात करूं तो बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए जी, आपने तो मना कर दिया, दूसरी कंपनी कह रही है कि हम 50,000 रुपया वीजा से पहले लेंगे, हम आपका केस अप्लाई कर देंगे जी। तो हमें बच्चों से पैसे का लालच नहीं है, हमें किस चीज का लालच है कि बच्चे का स्टडी वीजा लग जाए, हमारे रेफरेंस बन जाए, बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। उसने जो आयल्स में 2-3 महीने लगाए हैं उसका सपना पूरा हो जाए स्टडी वीजा लेने का, ये हमारा मकसद है जी 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 बिल्कुल। सो देखो ओवरऑल गल ये होंदी है कि सिर्फ अप्लाई करना मकसद नहीं है तुहाडा, वीजा तुसी चाहते हो तो उसके लिए एक जैन्युइन एक चंगे कंसलटेंट की चोण करनी बहुत जरूरी है। जिवें कि कंपीटीशन एजुकेशन एंड इमीग्रेशन सर्विसेज वालों स्टूडेंट्स को सही सलाह दी जाती है कि तुसी एलिजिबल हो तो अप्लाई किया जाएगा, एलिजिबल नहीं हो तो दूजी चंगी ऑप्शन तुहानू दसी जाएगी। पर किते ना किते नहीं लगता कि जदों जिवें तुसी हुण गल भी कीती कि स्टूडेंट्स नू सही सलाह दी जाए तो मनण लई भी तैयार नहीं हुंदे। जो उन्हां नू वैसे कह रहे हुंदे ने कि कोई नहीं आपां अप्लाई करांगे तुहाडा वीज़ा आ जाएगा, उत्थे चले जांदे ने, फिर रिफ्यूजल फेस करनी पैंदी है, फिर कहंदे ने कि तुसी सही किया सी। फिर इस तरह की स्थिति जदों स्टूडेंट पहुंचदे हैं फिर की सलाह देने उन्हां नू? देखिए, जो बात मैं फर्स्ट डे करता हूं जी, उस दिन भी वही बात करता हूं कि हमने आपको पहले ही बताया था आपका इस कंट्री का वीजा नहीं लग सकता जी। चांसेस बहुत कम है, आप अपनी कंट्री मोल्ड कर लीजिए, चाहे वो छोटी कंट्री है चाहे बड़ी कंट्री है। बच्चे को अपना पाथ डिसाइड करना है, बच्चे को ये देखना है कि वो स्टडी वीजा पर जाकर पहले तो पढ़ाई करे, फिर अपना वर्क परमिट ले, देन उस कंट्री की पीआर फॉर्मेलिटीज पूरी करे। और मैंने एक वर्ड बोला छोटी कंट्री, कनाडा बड़ी कंट्री है, यूके बड़ी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया बड़ी कंट्री है, यूएसए बड़ी कंट्री है, पर कहीं ना कहीं हम कंसल्टेंट्स ने इनको डिवाइड कर दिया छोटी बड़ी कंट्री
में, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है, सबसे जरूरी है कि आपकी जहां एलिजिबिलिटी बनती है आप उसी कंट्री में अप्लाई करें। मैं आपको आज लाइव एग्जांपल देता हूं, मैं अपने ऑफिस में काउंसलिंग कर रहा हूं। एक बच्चा है 2020 पास आउट, 2 में 5.5 बैंड है, उनके पास अपने फंड नहीं है। दे आर सेइंग कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाना है। मैंने कहा राजे आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं लग सकता क्योंकि आपकी प्रोफाइल नहीं है ऑस्ट्रेलिया वाली। सबसे पहले तो फंड्स नहीं है, 2020 पास आउट की प्रोफाइल ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहे सर मार्केट में बहुत एजेंट ऐसे हैं जो मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट करने को तैयार है और साथ ही साथ पैकेज करने को भी तैयार है, उसमें ही फंड शो करेंगे, सब कुछ उसमें करेंगे। तो मैंने उसे मना किया। सो वो कहता है कि नहीं सर मुझे करना ही ऑस्ट्रेलिया है, मुझे ना कनाडा अप्लाई करना है, ना मुझे यूके अप्लाई करना, ना यूएसए अप्लाई करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही अप्लाई करना है। तो इन बच्चों को, उनके पेरेंट्स को मेरी ये सलाह है कि जब एक वीजा रिफ्यूज होता है तो कम से कम, अगर मैं मिनिमम अमाउंट की बात करूं, आपका 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का नुकसान होता है। बिल्कुल। और हम फर्स्ट स्टेज पर ही बैठे बैठे डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ जी हम अपना नुकसान करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपना नुकसान, मैं बच्चे का नुकसान क्यों करूं? मुझे पता है लाख रुपए का बच्चे का नुकसान होगा, वो 10 जगह जाकर कंपटीशन की बात करेगा। बिल्कुल। मेरी से ही सलाह पे अगर उसका वीजा निकलता है तो बच्चे और मेरे से ज्यादा खुश जो है वो कोई इस दुनिया में इंसान नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। सर चलो ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਔਰ 2023 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए अगर मैं इस वक्त जनवरी इनटेक की बात करूं या जो सितंबर इनटेक निकल गया उसकी बात करूं, बहुत अच्छा रहा कनाडा के लिए, ठीक है जी। एम्बेसी ने शायद सोच लिया था कि सिर्फ वीजे ही देने हैं, एम्बेसी ने ये भी सोच लिया था कि हाँ बच्चे जो 2 साल से रिफ्यूजल रेट झेल रहे हैं, कभी कहते हैं 50% रिफ्यूजल रेट हो गया, 70% रिफ्यूजल रेट हो गया, तो इन बच्चों को इस बार खुश कर दिया जाए। तो एम्बेसी ने ऐसी प्रोफाइल्स पे भी वीजे दिए हैं जो एकेडमिक लो प्रोफाइल थी। मैं बिल्कुल एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड को प्रमोट नहीं करूंगा और ना ही कभी करता हूं। अगर एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड किसी के हैं भी तो वो अपने आईएलसी रिपीट करें। पीटी पर वीजे दिए, 57 पीटी पर हमारे पास वीजे आए, 54 पीटी पर हमारे पास वीजे आए। तो कनाडा एम्बेसी ने इस बार हर बच्चे की सुनी, हर बच्चे की प्रोफाइल देखी और बच्चों को भरकर वीजे दिए। ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी कनाडा के वीजे आ रहे हैं। आज मेरी 5 पीपीआर आई हैं जी। 2020 पास आउट है 4 बच्चे, एक बच्चा 2021 पास आउट, 5 पीपीआर आई हैं, जिनमें से 3 पीपीआर मेरी पीटी बेस पर है, 2 पीपीआर मेरी आईएलटीएस बेस पर है। आप पूरी इंफॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हो, आप हमारी पीपीआर दे सकते हो। बहुत जल्दी बच्चों के साथ जो वीडियोस बनेंगी वो भी आप देख सकते हो। सो पॉजिटिव है, कनाडा की मार्केट पॉजिटिव है। कनाडा हमेशा से ऐसा रहा है, एक इनटेक थोड़ा स्लो जाता है बट 2 इनटेक अच्छे जाते हैं। तो इस वक्त अच्छे इनटेक जा रहे हैं, तो होप सो आने वाला मई इनटेक भी इस बार बहुत अच्छा होगा। जी 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 चलो चंगी गल है, क्योंकि प्रायोरिटी ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਧੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हो ताकि उन्होंने ऊपर भी वीजा लिया जा सके? तो आपने जैसे मुझसे पूछा कि जो बच्चा रिफ्यूज्ड हो गया है जी, उसको हम रीफाइलिंग सजेस्ट करें या उस बच्चे के ऊपर क्या काम करें। देखिए मैं बच्चों का, मैंने आपको पहले बताया, बच्चों का नुकसान बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है जी। बच्चों की अगर कहीं से रिफ्यूजल आई है, एक बार जरूर मेरे पास आए अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर। उन डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी, आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, आपका इमिग्रेशन फॉर्म जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आप अपना रिफ्यूजल लेटर लेकर मेरे पास जरूर आए। अगर आपके इनटेक में टाइम बचा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रीफाइलिंग करें, क्योंकि आप जब पैसे वापस मंगवाएंगे, पैसे कटेंगे कॉलेज की तरफ से, फिर आप नेक्स्ट कॉलेज की ऑफर लेटर लेंगे, महीना 1.5 महीना उसके लिए वेट करेंगे, देन पेमेंट करेंगे, देन आपके चार्जेस कटेंगे। तो नुकसान से बचने से अच्छा आप उसी में रीफाइल करें। मेरे पास रीफाइलिंग की पूरी टीम है, एक्सपर्टाइज है हमारे पास रिफ्यूजल केसेस को हैंडल करने की। तो आप एक बार जरूर हमसे मिले। रिफ्यूजल केस जिसका भी हो रहा है, जो बच्चा 6.5 बैंड वाला, 6 इंच बैंड वाला रिफ्यूज हो रहा है, वो एक बार मेरे पास मोहाली ऑफिस में आकर जरूर मिले। हम उसकी प्रोफाइल के ऊपर काम करेंगे, उनकी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन तैयार कराएंगे और उन बच्चों को वीज़ा तक लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल। सो अगर ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। 14 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਸੀ ਐਸਡੀਐਸ ਤੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਐਸਡੀਐਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ कि नॉन एसडीएस की रिफ्यूजल ज्यादा आ रही है, इसको भी जरूर क्लियर करना चाहूंगी। जी देखिए, जो बच्चा मेरे पास आ रहा है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आंसर करता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास आ रहा है सबसे पहले तो मैं उसके केस की स्क्रूटनी कर रहा हूँ कि उसके केस में गलती क्या रह गई है। मैं वीजा ऑफिसर तो हूं नहीं कि डिसीजन मैं रिफ्यूजल लेटर देखकर नहीं बता सकता कि किस वजह से, क्योंकि रिफ्यूजल लेटर एक जेनरिक है। जी तो उनकी केस की स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, क्या गलती रह गई। अब मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देता हूं। कल मैं एक फाइल लगा रहा था, मेरा कैंडिडेट है सावनप्रीत सिंह, उनकी फाइल लगा रहा था, वो एक रेप्यूटेड कंपनी से रिफ्यूज्ड है। तो मैं उनसे कल फाइल लगाते लगाते उनकी फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म भर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उस कंपनी ने उनकी दोनों सिस्टर्स की डिटेल नहीं भरी। फैमिली इंफॉर्मेशन। मैंने कहा ये डिटेल क्यों नहीं भरी? कहते सर बस हमने उनको बताया तो वो कहते कि आपको अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता हमने आज ही फाइल लॉन्च करनी है, अगर आपको नहीं पता तो आप रहने दो। आप रहने दो मतलब एक दिन का भी वेट नहीं किया फाइल लॉन्च करने का। तो ये आप ये देखिए, मैं नहीं कहता कि इस वजह से उसका रिफ्यूजल आया होगा। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में डिटेल फिल नहीं की। फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा जा रहा है कि यस आई हैव सिबलिंग्स। बिल्कुल ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो गई दोनों चीजें। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म में हम कह रहे हैं कुछ नहीं है और एसओपी में हम लिख रहे हैं कि यस आई हैव 2 सिबलिंग्स, जहां पर केस कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो ये चीजें छोटी छोटी बहुत बड़ी बन जाती हैं। इमिग्रेशन में हम कहते हैं जी बहुत बड़ा कुछ गलती होगी कि हमारा केस रिफ्यूज हो गया, पर मेरी नजर में छोटी छोटी गलतियां होती है जिनकी वजह से केस रिफ्यूज होता है। बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं एसओपी में। एसओपी में बच्चे का पाथ ही नहीं क्लियर करते। 6.5 नो बैंड लेस देन 6 वाला बच्चा है, 90% नंबर है, रीसेंट +2 पास आउट है, उसको कहते हैं जी आपने एसओपी नहीं लगानी। क्यों? एम्बेसी ऑफिसर एसओपी देखेगा। एसओपी आपकी फाइल का चेहरा है। जब तक आप एसओपी में अपनी सारी चीज नहीं बताओगे, आप ये नहीं बताओगे आपने कितनी फीस भरी है, जीआईसी का अमाउंट, कनाडा जाना क्यों चाहते हैं, आपका मोटिव क्या है, आप कौन सी जॉब करोगे वापस इंडिया आके, तब तक एम्बेसी ऑफिसर को कैसे पता लगेगा? क्योंकि कनाडा में कोई इंटरव्यू नहीं होता, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जिसके बेस पर अपनी बात एम्बेसी ऑफिसर तक पहुंचा सकते हो। बिल्कुल। देन बात आती है एसडीएस नॉन एसडीएस की, किसका वीजा ज्यादा आ रहा है, किसका वीजा कम आ रहा है। पहले हम बात करते हैं एसडीएस की कि यस एसडीएस में फाइल लगाओ 6 ईच के साथ वीजा सक्सेस रेट हमेशा ज्यादा मिलेगा। ये नहीं मैं बोलूंगा कि 100% वीजा सक्सेस रेट होगा, पर यस वीजा सक्सेस रेट आपको ज्यादा मिलेगा। नॉन एसडीएस फाइल में सिर्फ और सिर्फ पीटी की बात करूंगा, एक में 5.5 की कनाडा के लिए बिल्कुल बात नहीं करूंगा। पीटी पर आप फाइल लगाएं, 57 पीटी, 58 पीटी, 59 पीटी, मोर देन इसके फाइल लगाएं आपको वीजा मिलेगा। और पीटी पर रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं कि मैं अगर एसडीएस की बात करूं विद इन 15 डेज मुझे रिजल्ट मिले हैं पीटी के। मुझे 7 डेज में पीटी का रिजल्ट मिला है, पीपीआर आई है। सो हम ये एक्चुअली हम यहां बैठे बैठे ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका रेट रिफ्यूजल रेट या वीजा रेट ज्यादा रहेगा, बट एक अपना एक्सपीरियंस होता है। हम अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि आपकी फाइल वीजा वाली है या नहीं है। जी क्योंकि एक प्रोफाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੈਚ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਕੜਾਓ, ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए स्पाउस वीज़ा थोड़ा टेक्निकल है ज़्यादा जी, डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी है स्पाउस वीज़ा की। जी, अगर मैं बात करूं एक कपल है उसकी शादी 1 साल पहले हो चुकी है, फिर भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो शादी जेन्युइन है। शायद हमारी ही ये कमी है जहां पर एम्बेसी के सामने हमने कुछ ऐसे केसेस रिप्रेजेंट किए हैं हमारी कंसल्टेंट्स ने कि एम्बेसी को लगता है कि हर शादी को हमें वेरीफाई करना है। बिल्कुल। उनकी चैट हिस्ट्री चाहिए, बिफोर मैरिज चैट हिस्ट्री चाहिए, शादी की फोटोग्राफ्स, इन लॉज के साथ फोटोग्राफ्स, ठीक है, हर चीज चाहिए। मतलब हमें सबसे जरूरी है उनकी शादी को जेन्युइन दिखाना, और जेन्युइन होगी, मैं सभी बच्चों को ये बताऊं, जेन्युइन होगी तभी स्पाउस वीजा अप्लाई करना। इन जेन्युइन मैरिज पर कभी स्पाउस वीजा अप्लाई भी मत करना। प्रॉब्लम हमें नहीं फेस करनी, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बच्चे और उनके घर वालों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि एक बार रिफ्यूज होता है, फिर वो जो एक बार रिफ्यूज हो गया वो एम्बेसी के रिकॉर्ड में चढ़ जाता है, वो आप बदल नहीं सकते। ठीक है जी। तो स्पाउस वीजा वालों को मेरा यही गाइडलाइन रहेगा जो रिफ्यूज हो रहे हैं कि एक बार जरूर अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी फाइल मुझे दिखाएं। हम ये चेक करना चाहते हैं, स्क्रूटनी करना चाहते हैं कि आपकी फाइल में कमी क्या रही, एसओपी जो आपका कवर नोट बना है वो कैसा कवर नोट बना है, फंडिंग कितनी स्ट्रॉन्ग लगाई थी आपने अपना काम दिखाया था नहीं दिखाया था, कनाडा से जो डॉक्यूमेंट बनने थे क्या वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर बने हैं नहीं बने हैं। तो स्पाउस वीजा में 4 से 5 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो हमें एम्बेसी को दिखाने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। तो मैं वैसे सबको बताना चाहूंगा कि बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज कर रहे हैं, सो ऐसे आप मैसेज करते रहे, मैं ऑन एयर जरूर आप लोगों को इसके आंसर दूंगा। सो एक बच्चा है वो बड़ी देर से मैं उसका मैसेज पढ़ रहा हूं बच्चे का। जी। तो वो लगा उनके रीडिंग में 6.5, राइटिंग 6, स्पीकिंग 6 एंड लिसनिंग 7.5 बैंड है। जी। देन इनकी जो क्वालिफिकेशन है दैट इज बीएससी बीएड की है 2021 में। सो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ये लिख रहे हैं कि इनको कनाडा जाना है। यस, आप कनाडा जा सकते हैं जी। आपकी प्रोफाइल बिल्कुल एलिजिबल है कनाडा जाने के लिए। आप काइंडली शो के बाद एक बार मुझे कॉल करें, जरूर कॉल करें, या मैं आपको कॉल करूंगा और हम डिटेल में आपकी प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। सो बहुत और भी मेरे पास व्हाट्सएप आ रहे हैं, मैं जरूर शो के बाद हर व्हाट्सएप पे पर्सनली रिप्लाई करके जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 86967 86967, पर्सनली ये नंबर मैं ही यूज करता हूं, मैं ही रिप्लाई करता हूं इससे। सो आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और कॉल बैक भी जरूर आएगी, और वो भी मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। सो बाकी जिन्हें भी दर्शक हो देख रहे ने, तुसी भी अपना सवाल जो है व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के उपर। चलो सर, ये तो व्हाट्सएप की गल है, लेकिन जो मिलन की वारी होंदी है, अपने डॉक्यूमेंट्स ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, गाइड खुद करते हो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? बिल्कुल मैम, हमारा तो काम ही है बच्चों से मिलना, उनके पेरेंट्स से मिलना, क्योंकि जब तक बच्चे हमसे नहीं मिलेंगे, हम उनको गाइड नहीं करेंगे, तब तक बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे। बच्चों को छोटी छोटी चीज की नॉलेज कोविड के दौरान जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे उनसे बहुत ज्यादा मिल चुकी है। पहले हम बताते हैं, उससे पहले ही बच्चा 100 क्वेश्चंस लेकर बैठा होता है हमारे पास। तो उन क्वेश्चंस को आंसर करना, उन क्वेश्चंस का नॉलेजेबल आंसर देना बहुत जरूरी है बच्चों को। इस वक्त जो एक बच्चा +2 पास भी किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा रहा है, वो उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ज्यादा नॉलेज लेकर जा रहा है। किस कॉलेज में कौन सा कोर्स है, उस कोर्स के कंटेंट क्या है, उस कॉलेज में कितने घंटे की पढ़ाई होगी, वो कॉलेज कहां पर है, उसका एड्रेस तक लेकर बच्चे हमारे पास आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा सभी को कि यस, मैं पर्सनली मिलूंगा आपको। आप मेरे ऑफिस में आए, मोहाली आए, मलेरकोटला आए, हम आपसे मिलेंगे, आपको पर्सनली गाइड करेंगे, काउंसलिंग भी हम ही करेंगे आपकी। ऐसा नहीं होगा कि एक बार मैं आपसे मिल लूं फिर मैं आपका कभी फोन नहीं पिक करूंगा, नहीं, हमेशा आपका जब भी कॉल आएगा हमारी तरफ से पिक किया जाएगा। जी बिल्कुल। सो कोई भी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਕ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਫ ਜੌਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਫਿਰ 3-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? जी देखिए मैम,
पहले तो मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूंगा अपने जी। ऑफिस में, आप अब हमारे ऑफिस आएं। जी आप मेरे आइल्स कोचिंग सेंटर को देखिए कि हमने कैसे डेवलप किए हैं। जी रीसेंट मटेरियल है, ऐसा हमने पोर्टल्स बनाए हैं जहां पर बच्चे घर बैठकर भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास से गए बच्चे कहते हैं जी हमने तैयारी करनी है, हम बच्चों को पूरी किट देते हैं बनाकर, बच्चे घर बैठ के तैयारी करते हैं। जी। मैं आपको अपने ऑफिस इसलिए इनवाइट कर रहा हूं, हम नीचे खड़े होंगे, आप देखिएगा कितने बच्चे मेरी सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं। जी 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 रीजन 400-500 बच्चा नहीं मैं भरूंगा, जी। एक क्लास में 50-100 की स्ट्रेंथ नहीं मैं भरूंगा, मैं जी। उतने बच्चे ही अपने पास एडमिशन में लूंगा जिन बच्चों को मेरे टीचर 6 ईच बैंड स्कोर दिला बिल्कुल, पाएंगे। जी। ऐसा नहीं है कि मैंने 500 बच्चे ले लिए और 100 की क्लास बना ली, जिसमें से 100 बच्चों में से रिजल्ट्स मैं सिर्फ 5 के ले पा रहा हूं। यहां पर मेरे पास अभी एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे, जी। जिनों में से 15 बच्चों ने 15 अक्टूबर का पेपर दिया था, कल उनके रिजल्ट आए हैं, 13 बच्चों ने आइल्स का पेपर क्रैक किया है। ओके। आप मेरी वेबसाइट पर जाकर, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर जाकर सारे के सारे रिजल्ट देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि 6 ईच वाले कितने हैं, 6.5 वाले कितने और 7.5 जी वाले जी कितने जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा आइल्स पढ़ाने का अलग तरीका है, तरीका अलग। और भी मैं इसमें डीप में जाऊं तो पहले चाहे एक बच्चा मेरे पास आए, 2 बच्चे आए, या इकट्ठी एक दिन की 10 इनरोलमेंट हो जाए, उन 10 के 10 बच्चों को 7 दिन तक अलग बिठाकर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट डे बैच में नहीं उनको इंक्लूड किया जाता। पहले 7 दिन उनको अपनी कंपनी के बारे में बताया जाएगा कि हमारा पढ़ने का मॉड्यूल क्या है, आपको आइल्स करना क्यों जरूरी है। चाहे वो बच्चा ऑलरेडी आइल्स करके आया हो तब भी उसको इंडिविजुअल क्लास दी जाएगी। फर्स्ट डे बैच नहीं देते हम, बैच हम 1 वीक के बाद उसका स्टार्ट करते हैं ताकि उस बच्चे को नॉलेज हो सके, हमारे पढ़ाने के तरीके से पता लग सके और हमारे आइल्स ट्रेनर के साथ वो कंफर्टेबल फील कर ਬਿਲਕੁਲ सके। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚੰਗੇ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਸਕੋਰ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आप लगाइए तो वीजा आवे। जी देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जी जी। सबसे पहला ध्यान आपने रखना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से स्कैन्ड हो। आपके जो मैं चेक लिस्ट दूंगा, चाहे वो स्टूडेंट वीजा की हो, चाहे वो टूरिस्ट वीजा की हो, चाहे वो स्पाउस वीजा की हो, उस चेक लिस्ट के हिसाब से आप एक एक डॉक्यूमेंट तैयार करें। आपकी अपनी SOP आप खुद तैयार करें। आप रॉ SOP हमें देंगे, हम उसको तैयार करवाएंगे SOP को। मेरे पास पूरी टीम है, कंटेंट राइटर बैठे हैं मेरे ऑफिस में जो आपकी हेल्प करेंगे। जी। आपकी प्रोफाइल में एक एक चीज, आपकी फैमिली डिटेल, आपके पास्ट एजुकेशन हिस्ट्री, आपने कभी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट लिया है, वो भी मेंशन करना बहुत जरूरी है। मतलब छोटी छोटी चीजें हम पॉजिटिव वे में एम्बेसी के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें वीजा मिलता है। एम्बेसी भी देखती है कि ये बच्चा कितना काबिल है, क्या ये मेरी कंट्री में आ रहा है तो क्या ये मेरी कंट्री को डेवलप करेगा या जस्ट ये पढ़ने के बाद यहाँ पर काम करेंगे। क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उसकी कंट्री डेवलप हो, जो बच्चे उनकी कंट्री में पढ़ के आ रहे हैं वो PR ले और एक अच्छा स्कोप हो उन बच्चों के लिए भी। तो वो छोटी छोटी जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं और ये सारी चीजें SOP में मेंशन करनी भी बहुत जरूरी है। मेरे पास जब भी बच्चे रो SOP लेकर आते हैं, उनको हम दोबारा से जब SOP भेजते हैं तो वो बच्चे हमें ओके कर देते हैं कि सर यस, इसी SOP से हमने फाइल एम्बेसी में रिप्रेजेंट करनी है। जी 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 बिल्कुल। तो जिवें ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਰਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, स्टूडेंट ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? देखिए, अभी टेम्परेरी फेज इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम कह सकते हैं वो स्टार्ट किया है। अभी इसको कहना मुश्किल है कि ये परमानेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत जल्दी हो जाएगा जब तक कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं होती। यस, कनाडा गवर्नमेंट हमेशा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हक में ही फैसले लेता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कैसे इजी पढ़ाई हो सके, कैसे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कर सके, उसका भी ध्यान रखता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कनाडा हमेशा ही स्टूडेंट्स को ईजी रखता है और वो आगे भी ये काम करता रहेगा। इंटरनेशनल स्टूडेंट के हक में ही बात करता है कनाडा हमेशा। हमने पास्ट में देखा है कि जो भी बच्चा
1 साल या 2 साल पहले गया है। आज जब उन बच्चों से बात होती है तो वो कहते हैं सर सेकंड ईयर में हमने अपना जो खाना पीने रहना था वो घर से नहीं मंगवाया, कनाडा गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंतजाम किया था, 20 घंटे काम कर रहे हैं, अपना कमाते हैं और अपना इंतजाम कर रहे हैं खाने पीने का, फीस घर वाले भर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि फीस भी आप कमा सकते हैं, फीस हो सकता है आपको सेकंड ईयर की घर से ही मंगवानी पड़े, सिर्फ आप अपना ब्रेड बटर और रहने का इंतजाम कर सकते हैं। देखिए कोविड में कनाडा ने कितनी हेल्प की स्टूडेंट्स को, उन्होंने $2000 की कह सकते हैं एक तरह से हेल्प की, ताकि बच्चे जो नहीं कमा पा रहे, जो वर्क नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो पढ़ाई के साथ साथ उनको ज्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद था। तो कनाडा हमेशा से हेल्पफुल रहा है और नो डाउट आगे भी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये पायलट प्रोग्राम उन्होंने 1 साल का शुरू कर दिया है तो आगे इससे भी अच्छा लेकर आएगा। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PR ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ PR ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखिए अगर स्टूडेंट की प्रेफरेंस देखें तो 99% की तो डिप्लोमा है कनाडा जाने वालों की, और डिग्री वाले बच्चे बहुत कम हैं, क्योंकि इस वक्त डिप्लोमा पे वीज़े आ रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे कॉन्ट्राडिक्ट कुछ आंसर नहीं करना चाहूँगा कि नहीं डिग्री ही करनी चाहिए, बट ये तो है ही है कि अगर बच्चा डिग्री करेगा तो नेचुरली उसकी जो लाइफ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, उसको जॉब भी अच्छी मिलेगी, उसको अर्निंग भी अच्छी मिलेगी और PR भी जल्दी होगी। तो अगर मैं डिप्लोमा की बात करता हूं तो डिप्लोमा करने के बाद यस बच्चा अपने PR के पॉइंट्स भी बना सकता है। कुछ ऐसे एरियाज है, अगर मैं रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात करूं तो वहां पर डिप्लोमा करने के बाद बच्चे को बहुत इजीली PR मिल जाएगी। बट कहीं ना कहीं डिप्लोमा के बाद भी बच्चे को अपनी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी एक अच्छी अर्निंग के लिए। अगर मैं किसी बैंक में सीनियर मैनेजर लगना चाहता हूँ, किसी IT कंपनी में लगना चाहता हूँ, दे विल आस्क फॉर द बैचलर डिग्री, तो वो बच्चे को तो करना ही पड़ेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਸੀਆਂ ਖਾਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ लगना, ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ अगर चोन करनी है तो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ? देखिए सबसे पहले तो सरकारी कॉलेज या सरकारी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करें। प्रोविंस की मैं बात करूं, किसी भी प्रोविंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविंस में सभी में कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं, अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। कनाडा ने प्रोविंस की जगह एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, दैट इज रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम और अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। तो जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है तब से बच्चे ओंटारियो में भी इजीली PR ले रहे हैं। आप नॉर्दर्न कॉलेज ले लीजिए, आप सडबरी में कैम्ब्रियन कॉलेज ले लीजिए, लॉयलिस्ट कॉलेज ले लीजिए, ठीक है, कैनाडोर कॉलेज हम ले सकते हैं। तो वहां पे RNIP के अंदर रूलिंग सारी फॉलो होती है, तो बच्चे यहाँ पर भी इजीली, बहुत ईजी PR ऑप्शंस है। 2 साल पढ़ना है सरकारी कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज आपको वहां की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है प्रोविंस की, आप PR डाल सकते हैं। सो इस वक्त ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा प्रोविंस चूज किया जाए। सबसे पहले तो जहां पे कॉलेज और कोर्स अवेलेबल है वो प्रोविंस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि हम ये नहीं कह, इस वक्त ब्रैम्पटन टोरंटो फुल है मेन टेक बिल्कुल के लिए, जी, ठीक है जी, जी, जी। तो अगर कोई बच्चा 90% वाला 7 बैंड वाला मुझे बोले कि मुझे ब्रैम्पटन में कंप्यूटर का प्रोग्राम करना है, बिल्कुल ठीक है जी, तो उसको प्रोविंस तो कोई और लेना पड़ेगा या उसको सिटी चेंज करनी पड़ेगी। सो ये डिपेंड इस वक्त करता है आपके कॉलेज और कोर्स की अवेलेबिलिटी पर, और बच्चे जाएं RNIP में पढ़ें, RNIP के रूल फॉलो करें, आप जल्दी PR हो जाएंगे रादर देन अदर सिटीज। जी 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 बिल्कुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।